तो आज का टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास टॉपिक में टर्म्स लिखी हुई है, पहली बात तो आपको वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पोलराइजेशन का क्या मतलब है? पोलराइजेशन का मतलब है जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं कि वो पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक डायपोल्स है वो अलाइन करने लगते हैं टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पोलराइजेशन की डेफिनेशन लिख देता हूँ। पोलराइजेशन आपके पास क्या है? पोलराइजेशन refers to alignment of electric dipoles in response to external इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पांस में आपके पास जो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है आपके पास अलाइन करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है आपने पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये इधर नेगेटिव है आपके पास। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में होगी। तो आपके पास जो ये डाइलेक्ट्रिक है डी, ये आपके पास पोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, इसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएंगी। तो इस साइड आपके पास ये नेगेटिव नेगेटिव और इस साइड आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव, ये सरफेस पर आपके पास पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर और इनसाइड आपके पास अपोजिट पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, नेगेटिव, और यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव और ये आपके पास ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास मैंने डायपोल शो कर दिया आपके पास, तो यहाँ पर इनकी अलाइनमेंट होगी एक। ठीक है, ये इनकी एक अलाइनमेंट होगी है, तो इसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलता है? इस साइड चलता है। ठीक है, ओके, तो पोलराइजेशन आपके पास बेसिकली क्या है? अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ही लिखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन और यूनिफॉर्म पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो इसका मतलब भी क्या आपके पास? देखिए यूनिफॉर्म पोलराइजेशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म पोलराइजेशन, देखिए यूनिफॉर्म पोलराइजेशन का ये मतलब है कि आपके पास जब पोलराइजेशन वेक्टर है, पोलराइजेशन आपके पास जो है, पोलराइजेशन इज कांस्टेंट, पोलराइजेशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मटेरियल। ठीक है, पोलराइजेशन आपके पास कांस्टेंट होना मतलब कि थ्रू आउट द मटेरियल, इसका ये मतलब है कि आपके पास जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन जो हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल्स का जो अलाइनमेंट हो रहा है, ठीक है, ये आपके पास सारों का सेम मैग्नीट्यूड है और सभी आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास यूनिफॉर्म पोलराइजेशन। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर यूनिफॉर्म पोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है, पूरे मटेरियल में, सारे मटेरियल में आपके पास पोलराइजेशन यूनिफॉर्म है, तो क्या वो आपके पास किसी पोजीशन पर डिपेंड करेगा पोलराइजेशन वेक्टर? नहीं, आपके पास पोलराइजेशन वेक्टर आपके पास यूनिफॉर्म पोलराइजेशन में किसी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगा, डाइलेक्ट्रिक के में किसी पोजीशन पर। ठीक है, पर यहीं पर ही अगर मैं ऐसे कहूँ कि नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन, नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन क्या होगा आपके पास? देखिए नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन आपके पास यहाँ पर P आपके पास वेरीज करेगा, P वेरीज विद पोजीशन। ठीक है, तभी हम कहते हैं कि यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन में P इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर आपके पास इसका मतलब क्या? नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन का आपके पास इधर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक डायपोल्स नॉट नॉट बी सेम। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि आपके पास नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन में आपके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल्स विल नॉट बी सेम। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन में आपके पास जो पोलराइजेशन वेक्टर है वो आपके पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, अब आगे इस टॉपिक के ऊपर चलते हैं हम। तो टॉपिक हमारे को क्या कहता है आपके पास? देखिए नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो अभी निकाल भी लेते हैं हम कि क्या आपके पास ये। ठीक है, तो इस टॉपिक को अब शुरुआत करते हैं। देखिए मैंने बेसिक बेसिक टर्म जितनी भी थी सारी इसके अंदर डिस्कस कर दी हैं। ओके, तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं आगे। तो यहाँ पर मैं एक नॉन यूनिफॉर्म कंसीडर अ नॉन यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो अब मैं अगर ये सेंटेंस लिख रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं नॉन यूनिफॉर्म पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब कि वहाँ पर आपके पास जो पोलराइजेशन वेक्टर है वो आपके पास पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल है उनका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट इज नॉट सेम, देयर मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा इसके अंदर, जब मैं ये पूरा डाइलेक्ट्रिक मैंने कंसीडर कर लिया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वो डाइलेक्ट्रिक था, ठीक है, इसका मैं एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास इस पूरे डाइलेक्ट्रिक का, ये मान लीजिए पूरा डाइलेक्ट्रिक आपके पास, इस डाइलेक्ट्रिक का एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट मैं यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक का कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर एक दो टर्म्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आपको पता होगी, जैसे सिग्मा पी है। सिग्मा पी आपके पास क्या है? सरफेस डेंसिटी,
सरफेस डेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। जब मतलब कि डाइलेक्ट्रिक आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पास प्लेस करते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास उसकी सरफेस भी पोलराइज्ड हो जाती है ना, इनसाइड तो पोलराइज होता ही है, अब सरफेस भी पोलराइज हो जाती है, तो वहां पर आपके पास सरफेस डेंसिटी कितनी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास पोलराइज होने पर, ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक, इसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट के बारे में, ठीक है। इसी तरह आपके पास रॉपी, रॉपी आपके पास क्या होगा, रॉपी आपके पास है वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है, जो आपके पास ये एलिमेंट मैंने कंसीडर किया है। ओके, अब हम यहाँ पर सही है, अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर। तो जो मैंने ये इसके अंदर कंसीडर किया है स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, इसका मैं अगर मैं वॉल्यूम मान लूँ, आपके पास इस स्मॉल का वॉल्यूम V है और इसका एरिया A है, ठीक है। ओके, अब देखिए जो इस सरफेस के अंदर जो बाउंड चार्ज है, जो इस सरफेस के अंदर बाउंड चार्ज है, जो पोलराइजेशन की वजह से क्रिएट हुआ है, वो आपके पास अपोजिट इन नेचर होगा, आपके पास फ्री चार्ज होगी सरफेस पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द बाउंड चार्ज, वापिस तो आया मैं इसको, ठीक है, मैं यूं कह रहा हूं आपके पास जो इस सरफेस के अंदर, ठीक है, इस सरफेस के अंदर आपके पास जो बाउंड चार्ज क्रिएट हुआ है पोलराइजेशन की वजह से, उसका आपके पास जो नेचर होगा, ठीक है, वो आपके पास अपोजिट होगा आपके पास ये सरफेस चार्ज की वजह से। जो सरफेस पे होता है आपके पास वो फ्री होता है ना, तो सरफेस से आपके पास वो उसका नेचर अपोजिट होगा, ठीक है, ड्यू टू पोलराइजेशन, ठीक है, क्योंकि वो आपके पास जो साइन आएगा वो इंड्यूस्ड पोलराइजेशन की वजह से आता है, ठीक है। तो आपके पास द बाउंड चार्ज क्रिएटेड बाय पोलराइजेशन आर अपोजिट इन नेचर टू फ्री चार्जेस ऑन सरफेस, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखी है अभी, तो इसलिए मैं आपको कह सकता हूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पर जैसे मैं कह दूँ इसके अंदर लेट क्यूपी, क्यूपी आपके पास क्या है, क्यूपी बी द नेट चार्ज इन द वॉल्यूम एलिमेंट, नेट चार्ज इस वॉल्यूम एलिमेंट में कितना है आपके पास, क्यूपी इन द वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। और अभी अभी मैं क्या क्या कह हूँ आपके पास जो इसके अंदर जो बाउंड चार्ज होएगा, ठीक है, जो इसके अंदर बाउंड चार्ज होएगा उसका नेचर आपके पास इसकी सरफेस के जो चार्ज होएगा उससे अपोजिट होएगा। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ आपके पास क्यूपी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मतलब कि मैंने इसको अपोजिट दिखा दिया ना, अब अपोजिट ऑफ किसके, किसके आपके पास सरफेस वाले के, तो सरफेस वाले का आपके पास कितना है, सरफेस वाले का मैं सिग्मा पी लिखूंगा, सिग्मा पी डी ए, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ओके, तो अब आप यूं भी जानते हैं कि सिग्मा पी जो आपके पास है, सिग्मा पी आपके पास प्रीवियस आपके पास टॉपिक से पी डॉट ए कैप, जहां पर कि ए कैप के आपके पास यूनिट वेक्टर है अलोंग द एरिया वेक्टर एट एनी पॉइंट, ठीक है, जो भी अपने वॉल्यूम एलिमेंट लिया है एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो ये आप अपने प्रीवियस नॉलेज से जानते हैं, ऑल्सो लिख देता हूँ मैं इधर, ठीक है। तो ये आप जानते हैं, तो सिग्मा पी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ पी डॉट ए, ठीक है, इससे पहले अपने यहाँ पर कर ही देते हैं इसको, सिग्मा पी डी ए कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आपके पास पी डॉट ए कैप, तो ये क्या बन जाएगा, ए कैप डी ए आपके पास क्या बन जाएगा, ये डी ए आपके पास वेक्टर फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप मैं रिप्लेस कर दूं यहाँ पर क्यू पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डबल इंटीग्रेशन आपके पास पी डॉट डी ए, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए क्यूपी था क्या, क्यूपी इज द नेट चार्ज इन द वॉल्यूम एलिमेंट, अब जो वॉल्यूम एलिमेंट में था, ठीक है, ये तो मैंने आपके पास डेफिनेशन से लिख दिया था, मतलब कि टॉपिक के कॉन्सेप्ट से लिख दिया था मैंने क्यूपी। वैसे अगर असल में हम लिखते, ठीक है, तो आपके पास क्या लिखते, क्यूपी इज इक्वल टू आपके पास रॉपी, ठीक है, रॉपी आपके पास इनसाइड तो आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी ना, रॉपी डीवी, ठीक है, ये आपके पास ट्रिपल इंटीग्रल चलेगा, ठीक है। तो ये इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर दूं, रॉपी डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन पी डॉट डी ए, तो आपके पास ये आ गया रॉपी डीवी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पी डॉट डी ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं गॉस थ्योरम का यूज कर रहा हूँ, गॉस थ्योरम आप जानते हैं कि आपके पास कैसे ट्रेवल करती है गॉस थ्योरम, जीटी, गॉस थ्योरम आपके पास सरफेस से वॉल्यूम की तरफ जाती है। तो अगर आपके पास ए डॉट डी ए दिया होता है, ए डॉट डी ए फॉर द सरफेस इंटेग्रल, सरफेस इंटेग्रल आपके पास ही कहाँ पर जाएगी, डेल डॉट पी डी वी,
वॉल्यूम इंटेग्रल में, ठीक है। तो ये सेम चीज मैं यहाँ पर इस यूज कर रहा हूँ, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटेग्रल फॉर द वॉल्यूम रॉ पी डी वी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये यहाँ से मैं इसको पिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डेल डॉट पी डी वी, तो यहाँ से आप लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड कंपेयर करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, डेल डॉट पी इज इक्वल्स टू रॉ पी ऑफ द नेगेटिव। तो यहाँ पर मुझे क्या पता लग रहा है, इसमें आप लास्ट में लिख भी लीजिएगा इसके अंदर, द डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर, तो ये भी आपके पास रिलेशन आ गया है। पहले मैंने निकाला था पोलराइजेशन आपके पास सरफेस फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, पोलराइजेशन अब आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो वो भी मैंने निकाल दिया, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन चार्ज रॉपी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर gives the volume density of the polarization charge, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन बनता है, ये आगे जाके यूज होगा, अगर आप आगे जाके यूज होगा, यहाँ पर आप स्किप कर रहे हैं तो यूं मत सोचिएगा भी यार कहाँ से आ गए ये, मतलब कि आपने टॉपिक छोड़ा था इसलिए आपको आया आगे आके ये, ठीक है। तो ये आप टॉपिक कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।